नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, डीएलएड 4th सेमेस्टर गणित की तैयारी के क्रम में आज हम 3 फरवरी 2021 को पूछे गए प्रश्न पत्र का सलूशन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, काफ़ी दिनों से कई लोगों की डिमांड थी कि जो पिछले प्रश्न पत्र पूछे गए हैं PNP के द्वारा वो सलूशन वीडियो उपलब्ध कराइए। तो यहाँ पर हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं ये सभी क्वेश्चन आप ध्यान से देख लो ताकि एक एक प्रश्न इनके समझ में आ जाए। और अगर ऐसा ही कोई क्वेश्चन या इसी कॉन्सेप्ट का कोई क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है तो आप वो प्रश्न गलत ना करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये आपके सामने चतुर्थ सेमेस्टर का प्रश्न पत्र है जो कि 3 फरवरी 2021 को पूछा गया था। तो यहाँ पर जो आपके सामने पहला प्रश्न है ये देख लीजिए। पहला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहे हैं, संख्या 1809025 इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। यानी जो ये संख्या ये दे रखी इसका जो वर्गमूल होगा उसमें अंक कितने होंगे। तो ऐसे प्रश्न का सवाल जो हल किया जाता है, सबसे पहले जोड़े बना लो, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा और ये जो एक बच गया अकेला ये भी एक जोड़ा मान लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने जोड़े बन गए, 2-2 अंकों के जोड़े बनाते हैं और अगर लास्ट में एक बच जाता है तो उसको भी हम जोड़ा मान लेते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर कितने जोड़े बन रहे हैं, 4 जोड़े बन रहे हैं। तो संख्या 180 90 25 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। आप उसके 2-2 अंकों के जोड़े बना लो, लास्ट में अगर कोई संख्या बच जाती है तो उसको भी जोड़ा मान लो। ठीक है, और सभी जोड़ों को गिन लो, उतने ही अंक होते हैं उसके वर्गमूल में। अगला यहाँ पर जो प्रश्न आपके सामने है, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो दोनों सिक्कों में पट के ऊपर पड़ने की संभावना क्या होगी। देखो, जब 2 सिक्के उछाले जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में कुल कितने कंडीशन बनती हैं, 4 कंडीशन बनती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, या तो हेड हेड आ जाएगा, या तो हेड टेल आ जाएगा, या तो टेल हेड आ जाएगा, या तो टेल टेल आ जाएगा। ठीक है, यही कंडीशन हो सकती, इसके अलावा तो कोई 5वीं कंडीशन हो नहीं सकती 2 सिक्कों को उछालने पर। यहाँ पर पूछा जा रहा है दोनों सिक्कों में पट आने की क्या संभावना है। तो दोनों सिक्कों में पट आने की क्या संभावना, दोनों सिक्कों में चाहे चित की पूछे चाहे पट की पूछे, इन दोनों में से कोई भी पूछे तो वो आपका एक ही बार आ सकता है। या तो हेड ही हेड एक ही बार आएगा, या तो टेल टेल की बात करें तब भी एक बार आएगा। तो जो इसकी संभावना बनेगी वो बनेगी 1/4। क्योंकि देखो, संभावना का क्या सूत्र होता है, ऊपर लिखा जाता है संभावित परिणाम, ठीक, और नीचे लिखा जाता है आपका कुल परिणाम। ठीक, ये होता है इसका सूत्र। तो ये तो आपको मालूम है, ऊपर लिखा जाएगा संभावित परिणाम, नीचे होगा कुल परिणाम। तो संभावित कितने हैं, 1 है केवल, तो 1 बटे कुल कितना है, 4, तो 1/4। ठीक है, ये चीज़ आपके समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यदि लंब वृत्तीय बेलन और लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पर आप लिख लो बेलन का आयतन और शंकु का आयतन। अब बेलन का आयतन क्या होता है, πr² अनुपात शंकु का क्या होता है, 1/3 πr²h। ठीक, अब r दोनों में बराबर है, h दोनों में बराबर, देखो लिखा है त्रिज्या और ऊंचाई समान हो तो πr²h इसे काट दो, यहाँ बचेगा 1, πr² इधर काट दो। ठीक, दोनों तरफ कट गया तो इसका अनुपात क्या है, 1:1/3। अब लेकिन यहाँ पर बटे है तो इसको क्या कर दो, पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 अनुपात, यहाँ जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 ऊपर नीचे कट जाएगा, बचेगा 1। यानी जो इसका अनुपात आया 3:1। लेकिन आप यहाँ देखो ऑप्शन में कहीं ये दिया नहीं है। तो मैंने बताया ना, कभी कभी PNP से ब्लंडर मिस्टेक हो जाती है, कई गलतियाँ कभी कभी PNP कर देती है। जैसे सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर बनाया उसमें क्या कर दिया, उसमें क्वेश्चन गलत ही लिख दिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने ऑप्शन ही गलत रख दिए,
ऑप्शन कैसे गलत रख दिए, क्योंकि यहाँ पर तो पूछा है अनुपात और यहाँ दे रखे हैं इसने नंबर। ठीक, तो इसका अनुपात क्या आएगा, इसका अनुपात आएगा 3:1। और यहाँ पर मुझे पूरी उम्मीद है कि जब पीएनपी ने पेपर चेक करे होंगे तो इस क्वेश्चन पर सबको 1 नंबर दे दिया होगा, और अगर नहीं दिया होगा तो जिसने 3 ऑप्शन लगाया होगा हो सकता है उसको नंबर दे दिया हो। चलो जो भी हुआ होगा वो बात की बात है, लेकिन जो इसका आंसर आएगा 3:1 आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 4 यहाँ पर है आपके सामने। साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो साइन 45 की कितनी वैल्यू होती है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करने की ट्रिक भी आपको समझाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री टेबल से 3 नंबर के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका 1 नंबर वाले में पूछ लिया जाएगा और 1 क्वेश्चन आपका 2 नंबर वाले में पूछ लिया जाता है। तो ये समझना जरूरी है। देखो साइन जो 45 है, कॉस 30, इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन 45 की कितनी वैल्यू होती है, वो होती है 1/√2। अब चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, प्लस कॉस स्क्वायर 30 है तो कॉस 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो कितनी होती है √3/2। इसका भी स्क्वायर करना, स्क्वायर कर दो। अब सॉल्व कर लो, 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 आ जाएगा। √3/2 का करोगे, √3 का जब स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा। 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 4, ठीक, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 4 एकम 3, ये 2 3 5/4। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा, 5/4 इसका सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 5 क्या बोल रहे हैं, यदि किसी वर्ग की लंबाई और चौड़ाई दोनों को 50% बढ़ा दो तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब परसेंटेज की बात करें तो हमेशा क्या कर लो, 100 मान लो लंबाई को कितना मान लो 100, चौड़ाई को कितना मान लो 100। अब जब लंबाई चौड़ाई को 100 मानेंगे तो क्षेत्रफल आपका क्या आएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है तो 100 × 100 कितना आ जाएगा 10,000। ठीक, 10,000 ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। जब हम लंबाई को 100 मानना है, चौड़ाई को 100 मानना है, तो क्षेत्रफल 10,000 आ गया। अब अगर इसे 50% बढ़ा दो, लंबाई को बढ़ा दो 50%, ये 100 है, 50% बढ़ा दो 150 हो जाएगा। चौड़ाई को भी 50% बढ़ा दो, ये भी 150 हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, 150 × 150 कितना आएगा 22,000। ठीक, 22,500। यानी मतलब जब हमने बढ़ाया नहीं था तब हमारा क्षेत्रफल था 10,000, और जब बढ़ा दिया तो 22,500 होगा। अब आप सोच रहे क्षेत्रफल ही क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पर साफ साफ दिया है वर्ग का क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। तो पहले था 10,000, अब हो गया 22,500। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि हम गुना कैसे निकालते हैं। मान के चलिए कि 5 है और ये 10 है। ठीक, अब हम कैसे पता लगाएं कि जो 10 है वो 5 का कितने गुना है। क्या करते हैं, 10/5 कर देते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये 2 गुना है। इसी तरह इसको भी यही करेंगे, 22,500/10,000 ये कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने गुना है। ये काटो, ये 2 जीरो कट गए। अब 25 से नीचे वाले काट दो, 25 चौको 100, 25 9 225। तो इसका आंसर क्या आएगा 9/4। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका सही उत्तर होगा। क्लियर हो गई बात, कोई डाउट हो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती। ये तो वो क्वेश्चन हो गया जैसे मान लो पूछ रहा है कि कौन सी संख्या 2 और 8 के बीच में नहीं आती, और 4 ऑप्शन दे दिया। यहाँ पर परिमेय संख्या है तो हो सकता है थोड़ा क्रिटिकल लग रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बहुत आसान है। देखो 3/5 है ये, ठीक, और ये है आपका 4/5। इनके दोनों के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है ऑप्शन में जो इन दोनों के बीच में नहीं आती। तो कैसे करेंगे इसको, सीधा सीधा आप सॉल्व करो। 3/5 4/5, जब 3/5 को सॉल्व करोगे तो आएगा 5 छक्का 30, 0.6 आ जाएगा, 0.6। इसी तरह जब 4/5 को सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 5 अट्ठे 40, 0.8।
0.8 ये आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर, और 4/5 को सॉल्व करने पर 0.8 आ जाएगा। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको आप सॉल्व करना शुरू करो। पहला ऑप्शन है 7/10। जब आप 7/10 को सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.7। अच्छा, 0.6 से बड़ा है 0.7 और 0.8 से 0.7 छोटा है, इसका मतलब ये इसके बीच में आ रहा है, 6 और 8 के बीच में आ रहा है। अगला स्टेप है 19/30। जब इसको आप सॉल्व करेंगे 19/30 तो ये भी आपका 0.6 से कुछ ज़्यादा होगा। जब 0.6 से कुछ ज़्यादा होगा तो इसका मतलब 0.6 और 0.8 के बीच में आ रहा है। तीसरा ऑप्शन लेते हैं 2/3। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.6 से ज़्यादा ही आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। 0.6 से ज़्यादा आ रहा है, आप सॉल्व करके देख लेना, क्योंकि मैं तो अंदाज़ा लगा चुका हूँ कि ये 0.6 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। अब जो 16/30 है, ये देखो, जब 16/30 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा करीबन 0.553 के आसपास आएगा, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स है, 0.5 के आसपास आ रहा है ये। इसका मतलब ये 0.6 से छोटा हो गया। जब 0.6 से छोटा हो गया तो इसका मतलब ये 0.6 और 0.8 के बीच में नहीं है। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है यही इसका उत्तर होगा। यही एक ऐसी संख्या है जो 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आ रही, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? अगला क्वेश्चन है x³ - 1/x³ का मान ज्ञात करो जब x - 1/x का मान 3/2 हो। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ पर इसको करके दिखाते हैं। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देते हैं x - 1/x = 3/2। ये तो क्वेश्चन में दे रखा है और पूछा गया x³ - 1/x³ बताओ। तो यहाँ पर हम फार्मूला कौन से लगाएंगे? फार्मूला लगाएंगे a - b का होल क्यूब वाला फार्मूला। और a - b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है? a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट के अंदर a - b, ये इसका फार्मूला होता है। और यही फार्मूला हम क्या करेंगे? इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखो इसको कैसे अप्लाई करेंगे। x - 1/x का होल क्यूब कर दो, x माइनस इसी में कर देते हैं, इसका होल क्यूब और इसका भी होल क्यूब, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, x³ ठीक। अब इसको और सॉल्व करेंगे, -1/x³ -3, ये x लिखो, ये 1/x लिखो, ठीक। और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? x - 1/x, ठीक। और बराबर में क्या होगा? 3/2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा? 3/2 का होगा 3 का 27, 2 का 8, ठीक। ये 3 का 27 आ गया, 2 का 8 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो। ये देखो x और x कट जाएगा, ये आपका आएगा x³ - 1/x³ -3। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है? x - 1/x है। अब x - 1/x की वैल्यू आपको प्रश्न में ही दे रखी है 3/2, तो यहाँ पर 3/2 रख देंगे बराबर 27/8, ठीक। अब यहाँ पर ये जो बचा इसको बराबर के उस तरफ भेज दो, x³ - 1/x³ 27/8, ये माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, 3 × 9/2 प्लस 9/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा? 63/8, ठीक। इसकी जो वैल्यू निकल के आ गई x³ - 1/x³ की वैल्यू निकल के आ गई 63/8। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या आपकी है 8। दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग्य अभाज्य होने का समुच्चय लिखो। मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी कराया है कि दो पासे जब एक साथ फेंके जाएंगे, ठीक है, तो जो ऊपरी फलक पर अंक आएंगे उनके अंकों का योग अभाज्य होना चाहिए। अभाज्य होगा तभी उसका समुच्चय लिखेंगे। तो अभाज्य का क्या मतलब होता है? अभाज्य वो होता है, ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका जो कोई भी नंबर उसे काट नहीं पाता है। ऐसे नंबर जिन्हें कोई भी नंबर काट नहीं पाता है वो कहलाते हैं अभाज्य। तो क्या होगा इसका?
हमें यहाँ पर ऐसे नंबर लिखने होंगे जिनका योग अभाज्य संख्या हो। ठीक है, तो कौन कौन से हो सकते हैं? वो हो सकते हैं आपका 1 और 1, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 2, और 2 अभाज्य संख्या होती है। दूसरा कौन सा बन सकता है? 1 और 2, यानी पहले पासे में 1 आ जाए, दूसरे पासे में 1 आ जाए, पहले पासे में 1 आ जाए और दूसरे पासे में 2 आ जाए। और कंडीशन कौन सी बन सकती है? पहले पासे में 1 आ जाए और दूसरे पासे में 4 आ जाए, पहले पासे में 1 आ जाए और दूसरे पासे में 6 आ जाए। यानी इसको आप योग करो, 1 1 2, 1 2 3, 1 4 5, 1 6 7, मतलब ये सारे नंबर्स क्या हैं? इनका योग करने पर क्या आ रहा है? अभाज्य संख्या आ रही है। इसी तरह और भी नंबर्स होंगे और समुच्चय बनेंगे। 2 1 का समुच्चय बनेगा, 2 1 3, ये भी अभाज्य संख्या है। और क्या बन सकता है? 2 3 का बन सकता है कि पहले पासे में 2 आ जाए और दूसरे पासे में 1 आ जाए, पहले पासे में 2 आ जाए, दूसरे पासे में 3 आ जाए। इसी तरह और क्या बन सकता है? पहले पासे में 2 आ जाए, दूसरे पासे में 5 आ जाए, इन दोनों को जोड़ो, 5 2 7, ये भी अभाज्य संख्या है। तीसरी कंडीशन, मतलब तीसरा जो पॉइंट है वो क्या बन सकता है? 3 2 की कंडीशन बन सकती है, 3 2 5, ये अभाज्य होता है। और क्या बन सकता है? 3 4 की कंडीशन बन सकती है, 3 4 7 होता है, वो भी अभाज्य है। और क्या बन सकता है? 4 1 की कंडीशन बन सकती, 4 3 की कंडीशन बन सकती, और 5 2 की कंडीशन बन सकती है, 5 6 की कंडीशन बन सकती है, 6 1 की कंडीशन बन सकती है, 6 5 की कंडीशन बन सकती है। इतनी कंडीशन बनेंगी, यानी एक नंबर के क्वेश्चन में आपको ये सब कुछ लिखना होगा। आप लिखेंगे 2 पासे फेंकने पर ऊपरी फलक पर आए अंकों का योग अभाज्य संख्या होने के समुच्चय, और ये सारे समुच्चय आपको वहाँ पर लिखने होंगे, तब जाके आपको एक नंबर मिलेगा। आसान सा है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 9। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। यदि पृथ्वी के चारों ओर इसका पथ वृत्ताकार हो तो चंद्रमा के पथ की परिधि ज्ञात करो। देखो, पृथ्वी से चंद्रमा, एक इसका डायग्राम बना के दिखा देते तो और आसान हो जाएगा। ये मान के चलो आपकी यहाँ पर है पृथ्वी, ठीक, ये पृथ्वी बड़ा कर देते थोड़ा, ठीक, ये पृथ्वी हो गई आपकी, और मान के चलो ये है आपका चंद्रमा। अब इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 3,84,000 मीटर। और आपको मालूम है जो चंद्रमा का पथ होता है वो वृत्ताकार है, तो ये ऐसे घूमेगा इसके चारों ओर, ठीक, ये इधर घूमेगा इसके चारों ओर। इसका मतलब ये जो इन दोनों के बीच की दूरी है वो क्या है? वो इस वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि चंद्रमा के पथ की परिधि ज्ञात करो, यानी इसकी परिधि, ये परिधि पूछ रहा है। अब ये कैसे निकलता है? इसका मालूम, वृत्त का जो परिधि का फार्मूला होता है 2πr होता है। अब 2πr में आप r की वैल्यू यानी 3,84,000 रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे इसका आंसर आएगा, यहाँ पर हम फार्मूला रख देते हैं 2πr का, ये परिधि का फार्मूला, वृत्त की परिधि का, 2 22/7, आर कितना है? 3,84,000। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मैं सीधा सीधा बता दे रहा हूँ, 2413714.29 किलोमीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। 2413714.29 किलोमीटर। आप इसको पूरा सॉल्व करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 10 है, गुणनखंड करना है 24 - 3a² + 34a। इसको मैं करके दिखाता हूँ। इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं जैसा कि प्रश्न में दे रखा है, एज इट इज़ लिखेंगे 24 - 3a² + 34a। अब यहाँ पर आप देखो, अमूमन जो स्क्वायर वाली वैल्यू होती है वो प्लस में होती है, तभी आसानी से सॉल्व हो जाता है। अगर माइनस में भी रखेंगे तब भी हो जाएगा, थोड़ा कंडीशन इसकी क्रिटिकल हो सकती है, लेकिन इसको हम प्लस में कर लेते हैं। तो इसको प्लस में करने के लिए हमें पूरे में साइन चेंज करने होंगे, पूरे के। तो यहाँ पर इसका साइन चेंज कर लेते हैं, 3a², ये 34a प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा 34a, ये 24 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक, अब ये कंडीशन यहाँ पर ओके हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, देख लो इसका नंबर कितना है 3,
ये नंबर कितना है 24, 24 तियाँ कितना होता है, 24 तियाँ होता है आपका 72। ठीक, अब 72 होता है। अब जो बीच में है ये क्या है, बीच में 34। अब 34 को दो टुकड़ों में तोड़ना है कि घटाने या जोड़ने पर तो 34 आए लेकिन गुणा करने पर 72 आ जाए। तो वो कौन सी संख्या हो सकती है, वो हो सकती है आपकी 36 और 2 माइनस 36A प्लस 2A माइनस 24। अब 36 और 2 का गुणा करोगे तो 72 आ जाएगा, लेकिन अगर इन दोनों को घटा दोगे, 36 में 2 घटाओगे तो 34 मिल जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर आप देखेंगे ये 3A, यहाँ पर भी 3A कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि 36 को 3 से डिवाइड कर सकते तो 3A आसानी से मिल जाएगा। जब 3A स्क्वायर में 3A ले लोगे तो A बचेगा, केवल माइनस का निशान लगा लो। यहाँ 36A है, A तो वैसे ही कट जाएगा। अब 36 में 3 निकाल लोगे, यानी 36 को 3 से डिवाइड कर दो तो 12 आएगा, A माइनस 12। अब यहाँ पर जो आया यही एज इट इज उठा के A माइनस 12 यहाँ रख दो। ठीक, अब ऊपर देखो, यहाँ है 2A प्लस का, यहाँ है केवल A, यानी A अगर यहाँ से काट दो तो प्लस का 2 बचेगा, तो यही प्लस 2 यहाँ रख दो। अब यहाँ पर 3A प्लस 2 एक ब्रैकेट में, 3A प्लस 2 एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में A माइनस 12। ये आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, कितना आसान है, केवल गुणनखंड करना था, तो बस इतना ही करके आप छोड़ देना और आपको एक नंबर आसानी से मिल जाएगा। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है 11वां, धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए। ये लिखा है √400 प्लस √0.04 प्लस √0.000004। तो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे √400 प्लस √0.04 प्लस √0.000004, ये इसका होगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखो 400 का जो वर्गमूल होगा वो होता है 20। ठीक, इसी तरह 0.04 इसका जोड़ा बना लो। 4 का क्या होता है, 2 होता है वर्गमूल, तो यहाँ लिख दो 2 और पॉइंट लगा दो। ठीक, प्लस अब यहाँ पर देखो इसका जोड़ा बनाओ, 1 जोड़ा 2 जोड़ा और ये एक ऊपर 0 एक ये 4, तो 3 जोड़े बन गए। 3 जोड़े बन गए मतलब दशमलव के बाद 3 संख्याएं होंगी, 0 0 और ये 4 का क्या होगा, 2 होगा। ठीक, तो ये इसके वर्गमूल निकल आए सबके। अब इन सबको जोड़ना है आपको, तो जोड़ने का तरीका है, देखो ये 0.2 है, ये 0.00, यानी दशमलव के बाद 3 संख्याएं, यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्याएं, यहाँ दशमलव है ही नहीं। देखो कैसे लिखेंगे, 20, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 है तो यहाँ पर ये बढ़ा लो। अब 0.2, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना चाहिए। ठीक, अब ये 0.002 है तो 0.002। अब यहाँ पर तो 3 अंक हैं, यहाँ पर केवल 2 हैं, 1 है, तो यहाँ पर आप 2 जीरो बढ़ा लो। यहाँ पर भी देखो 1 ही अंक है तो यहाँ पर भी 2 जीरो बढ़ा लो। अब ये बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 2.20। अब इसको जोड़ना ही तो था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 20.202। ये इसका फाइनल उत्तर आ जाएगा। कितना आसान है, देखो दशमलव के नीचे दशमलव ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, विद्यालय की बास्केटबॉल टीम में 10 मैचों में प्राप्त अंक निम्नवत हैं, 10, 12, 8, 9, 11, 18, 13, 15, 19, 22। अब इस मैच के अंकों की मध्यिका ज्ञात करनी है। मध्यिका ज्ञात करने के लिए हमने सबसे पहले क्या बताया था, इन सभी नंबर को क्या कर लो, आरोही क्रम में लगा लो। आरोही क्रम में लगाने के बाद इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 नंबर से। यहाँ पर 10 का मतलब है कि ये सम संख्या के पद हैं। अब सम है तो यहाँ पर जो मध्यिका का फार्मूला लगेगा वो भी आपका सम वाला ही लगेगा। और मध्यिका का फार्मूला क्या है सम वाला, n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस वां पद बटे 2। कैसे सॉल्व करेंगे करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम क्या कर लें, उन सभी नंबर्स को हम अरेंज कर लें, यानी आरोही क्रम में लिख लें। तो सबसे छोटा है 8, फिर 9, फिर 10, 11, 12, 13,
और 15, 18 और उसके बाद 19 और 22, ये इसका आरोही क्रम हो गया। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर पद कितने हैं? 10 हैं, तो मतलब सम है पद। ठीक, पद कैसे हैं? सम है। जब 10 होंगे तो सम, अगर 11 हो जाते तो विषम हो जाता। ठीक है, सम विषम आपको मालूम होगा। अब मध्यिका का फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पर मध्यिका क्या फॉर्मूला है? n/2वां पद प्लस n/2 प्लस वां पद, ठीक, और बटे 2। अब यहाँ पर देखो n/2, n कितना है? 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है यहाँ पर। तो 10 का मतलब हो गया 10/2 क्या हो जाएगा? 5वां पद प्लस n/2 प्लस 1, यानी 10/2 हो गया 5, 5 प्लस 1 हो गया 6, यानी 6वां पद बटे 2। अब 5वां पद है कितना? 1 2 3 4 5, 12 है, प्लस 6वां पद कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 13, 12 प्लस 13/2 यानी 25/2। इसका मतलब है 12.5 मध्यिका निकल के आ गई। ठीक है, कितना आसान है। अब अगर कहीं इसमें सम की जगह विषम संख्याएं होती तो क्या होता? सीधा सीधा बीच का उठा लेते, वही आपकी मध्यिका हो जाती। लेकिन यहाँ पर जब सम आ जाते, यानी जो पदों की संख्या है वो सम आती है, तो हमें पूरा फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या आपके सामने यहाँ पर दे रखी है 13। एक समचतुर्भुज ABCD की रचना करो जिसकी प्रत्येक भुजा 4.5 सेंटीमीटर हो और एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर का हो। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि आपके पास एक कंपास होना चाहिए, जिसे प्रकार कहते हैं। तो क्या करो, किसी भी बिंदु से शुरू कर दो और जो प्रकार और पेंसिल की नाप होती है वो ले लो 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पर रखो प्रकाश की नोक और 4.5 सेंटीमीटर पे एक चाप लगा दो। ठीक, इसी तरह यहीं पर नोक रखते हुए एक इधर चाप लगा दो। समझ गए बात को? और इसी तरह करके चाप लगा के आप एक क्या बना दोगे? एक आप बना दोगे 4.5 सेंटीमीटर का समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब सारी भुजाएं इसकी कितनी होंगी? 4.5 की। ठीक, अब यहाँ पर इसका एक विकर्ण बताया गया है कि 6 है। 6 इसका विकर्ण है, लिखा हुआ ना, एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर का। अब बोल रहे हैं कि दूसरा विकर्ण नाप के लिखो। आप जब ये बना लोगे ना, तो इसके बाद जब आप इसको नापोगे तो ये करीबन निकल के आएगा 6.7। ठीक है, कितना निकल के आएगा? 6.7 निकल के आएगा। चाहे आप इसको करके देख लेना, और करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब क्वेश्चन 2 नंबर का आ रहा है तो आपको पहले इसकी रचना करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद उसको नाप के लास्ट लाइन लिखनी पड़ेगी, दूसरे विकर्ण की नाप बराबर 6.7 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 14 है। चित्र में एक राजकीय भवन का मानचित्र दिया गया है। इसमें सड़क को बिंदुदार भाग से दिखाया गया है। सड़क की चौड़ाई 2 मीटर है। भवन तथा सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करो। चलो इसको हम करके दिखाते हैं आपके लिए। तो यहाँ पर इसको ध्यान से देखिएगा, क्या बताया जा रहा है कि भवन और सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम भवन का क्षेत्रफल निकाल लें। देखो, ये जो डॉटेड एरिया है ये सड़क है, और ये जो सफ़ेद आपको एरिया दिख रहा है ये आपका क्या है? ये आपका भवन है। तो भवन का एरिया कैसे, यानी भवन का जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकलेगा? ये 15 इसकी चौड़ाई है और 30 इसकी लंबाई है, तो 15 × 30 बराबर ये आपका कितना हो जाएगा? 450 वर्ग मीटर। ये तो सीधा सीधा आपका क्या आ रहा है? ये भवन का क्षेत्रफल आ गया। अगर आपने इतना निकाल लिया तो 1 नंबर तो यही मिल गया। अब आपको क्या करना है? अब सड़क का क्षेत्रफल निकालना है। सड़क का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? यहाँ थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन है। यहाँ पर देखो, ये 15 है, ठीक, ये 15 है, और ये आपका पूरा कितना दे रखा है? ये 20 दे रखा है। जब पूरा 20 है और ये आपका 15 है तो ये कितना बचा? ये 5 बचा। ठीक, ये तो समझ में आ गई। ये 5 है और ये जो पूरा कितना है? ये आपकी पूरी कितनी है? ये 30 है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर 30। अब आप क्या करो, इतने पूरे का क्षेत्रफल एक बार निकाल लो। ये जो एरिया बच रहा है इसको भी आप साथ में ले लो, यानी 5 इसकी चौड़ाई हो जाएगी और 30 इसकी लंबाई हो जाएगी। ध्यान से देखना, 5 इसकी क्या हो गई?
चौड़ाई हो गई और 30 इसकी लंबाई हो गई, तो यानी सड़क का कह सकते हैं कुल क्षेत्रफल। ठीक, कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 5, यानी ये 5 और ये पूरा 30, 30 पंचे ये 150 आ गया। ठीक, एक चीज़ ये समझ में आ गई, यानी जो एक्स्ट्रा पार्ट था ये वाला हमने ये भी ले लिया, लेकिन हमें चाहिए क्या, केवल ये वाला पार्ट चाहिए, यानी ये जो पार्ट एक्स्ट्रा है इसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कैसे घटेगा वो यहाँ पर देखो, हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आप देखो ये 2 मीटर की चौड़ाई है सड़क की, तो ये 2 मीटर इधर और ये 2 मीटर इधर, 2 और 2 हो गया 4, कुल आपकी कितनी थी, 30 थी, ये लिखा हुआ है, कुल आपकी कितनी थी, 30 थी, 2 इधर निकल गया, 2 इधर निकल गया, मतलब कुल 4 निकल गया, तो यानी ये 26 बचा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो लंबाई है वो 26 बची। अच्छा, प्रश्न में दे रखा है कि चौड़ाई 2 ही मीटर है, तो ये जो एक्स्ट्रा वाला था हम कह सकते हैं इसको अतिरिक्त जो था वो कितना होगा, 26 लंबाई हो गई, और 2 प्रश्न में दे रखा है कि चौड़ाई है। ठीक है, 2 जब चौड़ाई है तो ये टोटल था 5 और चौड़ाई है 2, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट का बचा कितना भाई, टोटल ये 5 था पूरा, और इसमें चौड़ाई सड़क की 2 थी, तो ये जो एक्स्ट्रा बचा उसकी चौड़ाई कितनी बची, 3 बची, तो 26 तियाँ हो गया आपका 78। ठीक है, यानी सड़क का ये पूरा एरिया जो हमने निकाला, ये पूरा ये निकला 150, और ये जो एक्स्ट्रा बचा था ये वाला एरिया, ये एक्स्ट्रा जो बचा वो निकला 78। तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कि जो सड़क का जो डॉटेड एरिया है, जितना डॉट डॉट लगाया हुआ है ये एरिया कितना है, तो कुल में क्या कर दो, जो अतिरिक्त वाला है वो घटा दो, 150 में 78 घटा दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा 72 वर्ग मीटर। क्लियर हो गई, ये कुल क्षेत्रफल है सड़क का जितना, ये अतिरिक्त वाला था, अतिरिक्त वाला निकला 78, अब कुल में अतिरिक्त को घटा दो, तो ये जो डॉटेड है ये सड़क है ना, इसी का एग्जैक्ट क्षेत्रफल निकल आएगा, 150 में 78 को माइनस कर दो, 72 वर्ग मीटर इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 यहाँ पर 15, प्रश्न संख्या 15 क्या कही जा रही है, एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 है, यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। देखो, जो हमने बताया था जब अनुपात की बात आएगी तो आपको x मान लेना है, लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 है, तो यहाँ पर आप लंबाई इसकी कितनी मान लो 3x, और चौड़ाई कितनी मानोगे, चौड़ाई माननी पड़ेगी, ये 2 है तो 2x मान लो। ठीक, लंबाई 3x, चौड़ाई 2x। अब क्षेत्रफल कह रहे हैं, बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, तो क्षेत्रफल निकाल लो, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो क्षेत्रफल प्रश्न में दे रहा है 600, लंबाई आपके पास है 3x, चौड़ाई है 2x, 3 दूना 6x स्क्वायर 600। ठीक, अब x स्क्वायर 6 उधर भेज दो, 600/6, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 100 आएगा, तो यहाँ पर हम सीधे 100 लिखे दे रहे हैं। ठीक, 600/6 के लिखने की बजाय हम सीधा 100 लिखे दे रहे हैं। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो √100 आ जाएगा, जब √100 आएगा तो 100 किसका वर्ग होता है, ये होता है 10 का, यानी x की जो वैल्यू आपके सामने निकल के आ गई 10। अब यहाँ पर प्रश्न में बोल रहे हैं कि लंबाई और चौड़ाई बताओ, तो लंबाई और चौड़ाई कैसे बताओगे, लंबाई है आपकी 3x और x की वैल्यू निकल के आई है 10, तो लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 30। ठीक, उसी तरह चौड़ाई जो होगी, चौड़ाई हमने कितनी मानी है, 2x मानी है, x की वैल्यू है 10, तो 2 गुणे 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जब अनुपात की बात करें तो वहाँ पर x मान लो, और 3:2 दे रखा है तो 3x और 2x मान लो। अब लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल दे रखा है 600, क्षेत्रफल की वैल्यू रख दो, लंबाई दे रखी है 3x आपने मानी, चौड़ाई 2x मानी, तो 3x × 2x कर लो, 3 दूना 6 हो जाएगा और x × x स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा 6x² = 600। अब 6 को उस तरफ भेजोगे 600/6 होगा, तो
तो 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 100। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100। अब 100 किसका वर्ग होता है? 10 का वर्ग होता है। एक्स की वैल्यू 10 आ गई। लंबाई 3x मानी थी तो 3 में 10 का गुणा कर दो, 30 आ गया। चौड़ाई 2x मानी थी तो यहाँ पर x की वैल्यू रख दो, 2 इंटू 10 इक्वल टू 20। तो ये चीज़ आपके समझ में आ जानी चाहिए। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। प्रश्न संख्या 16 यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो। आपके सामने डायग्राम तक बना दिया गया है। ABCD समांतर चतुर्भुज है, CF परपेंडिकुलर AB और BG परपेंडिकुलर AD। यहाँ पर बताया गया है AB जो है वो 16 सेंटीमीटर है और जो AD है वो आपका 12 सेंटीमीटर है। CF आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो BG आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ध्यान से आप एक चीज़ देखो, जो समांतर चतुर्भुज का जो फॉर्मूला होता है, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार इंटू ऊंचाई। ठीक, ये चीज़ आप, इसका फॉर्मूला इसमें यूज़ होगा। समांतर चतुर्भुज का जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर देखो आप ध्यान से, अगर इसमें देखोगे, ये देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका जो ये है AF, ठीक, और ऊंचाई आपकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई आपकी हो जाएगी CF, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आपकी ऊंचाई ये हो जा रही है BG, ठीक, और आपका जो आधार होगा वो AD हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ तो आपको समझ में आ रही होगी। आधार अगर AD है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, ये BG हो जाएगी। और अगर हम आधार को AF मान रहे हैं तो ऊंचाई आपकी ये CF हो जाएगी। आपको यही फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर इसको इस्तेमाल करते हैं फार्मूला। देखो यहाँ पर हम लिखेंगे AD इंटू BG, ठीक, AD इंटू BG मतलब इसका फार्मूला क्या था, आधार इंटू ऊंचाई। AD आपका आधार हो गया, BG आपकी ऊंचाई हो गई। ये किसके बराबर रखेंगे, AB इंटू CF। AB आपका क्या है, ये आपकी, ये है जो आधार था, और CF आपकी ऊंचाई। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो। AB कितना है, AB है 16, AD कितना है 12, इंटू CF कितना दे रखा है 10, और आपको BG ज्ञात करनी है। ये BG ज्ञात कर लो। BG ये 12 उठा के उधर भेज दो, 16 इंटू 10 बटे 12, सॉल्व कर लो। 4 तियाँ 12, 4 चौको 16, 40 बटे 3 ये आ गया। या तो इसको ऐसे ही रहने दो, या तो इसको और एक स्टेप सॉल्व कर लो। 13 सही 1/3 सेंटीमीटर। ठीक, ये BG की वैल्यू निकल के आपके सामने आ गई। ठीक है, अब इसी तरह हमें क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, AD अगर 10 है, CF 8 है और BG 12 है तो AB ज्ञात करो। इसमें फिर से वही फार्मूला लगा दो कि आधार इंटू ऊंचाई वाला। क्या करोगे, यहाँ पर फार्मूला लिखो, आधार इंटू ऊंचाई क्या है, AD इंटू BG। ठीक, AD आपका आधार हो गया, BG इसकी ऊंचाई हो गई। ये किसके बराबर, AB इंटू CF। ठीक, AB आपका हो गया आधार, CF आपकी हो गई ऊंचाई। अब देखो AD की वैल्यू 10 दे रखी है, CF की वैल्यू दे रखी है 8 और BG दे रखा है 12। AB की वैल्यू निकालनी, AB को इधर ही रखो, 8 को उस तरफ भेज दो। 10 इंटू 12 बटे 8, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 2 पंचे 10, 5 और 3 15। AB की जो वैल्यू निकल के आ गई 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हो गया। ठीक है, केवल फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना और आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। प्रश्न संख्या 17 में क्या बताया जा रहा है, tan 90 डिग्री इक्वल टू tan 30 डिग्री प्लस tan 60 अपॉन 1 माइनस tan 30 tan 60 यहाँ पर सिद्ध करना है। ये एक फार्मूला होता है और फार्मूला को सिद्ध करने के बारे में बताया जा रहा है। इसको करके देखते हैं। यहाँ पर क्या प्रश्न में दे रखा है, देखो ये दे रखा है tan 90 बराबर tan 30 प्लस tan 60 फिर से लिख लेते हैं इसको, tan
90 इक्वल टू 10 30 प्लस 10 60 अपॉन 1 माइनस 10 30 इंटू 10 60। देखो ये 2 नंबर में क्वेश्चन आया, मैंने बताया था ना कि कम से कम 3 नंबर के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से जरूर आते हैं, इसीलिए टेबल जरूर याद कर लो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाकर इसकी आसान ट्रिक के माध्यम से टेबल जरूर याद कर लो। 1090 की कितनी वैल्यू होती है? 1090 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइन। इसी तरह 1030 की क्या वैल्यू होती है वो आपको पता होनी चाहिए। देखो आप 1030 की वैल्यू निकालो चाहे ना निकालो, 1060 की वैल्यू निकालो चाहे ना निकालो, क्योंकि जो अपॉन में है ये है 1 माइनस 1030 की कितनी वैल्यू होती है? 1/√3 इंटू 1060 की कितनी वैल्यू होती है? √3। आप चाहो तो इसकी वैल्यू लिख भी सकते हो, 1/√3 प्लस √3। ऊपर लिखने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि अभी नीचे ये नॉट डिफाइन हो जाना है। नॉट डिफाइन ये ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो ये √3 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1। इसको एज इट इज़ ऊपर रख दो, ये वाला जो एरिया है इसको यहीं रख दो ऐसे ही, ठीक। अब 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, और कोई भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते, मान लो ये कोई नंबर दे रखा और यहाँ तो 0 आ जा रहा है, अब कोई नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइन ही आएगा। यहाँ पर आपका LHS इक्वल टू RHS, और बोल रहे हैं सिद्ध करो, तो ये आपका हो गया सिद्ध। यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए, तो इसका ये मतलब है कि ये यहाँ पर प्रूव कर दिया गया है कि ये चीज़ जो लिखी है ये एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 18। एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 1 2 3 4 5 की बारंबारताएं निम्नलिखित में सारणी में दी रखी हैं। अब इसमें क्या करना है? इसमें प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो टोटल है आपका 1000। अब अगर एक संख्या कोई है, सबसे पहले आपको कॉलम बना लेने। कैसे कॉलम बनाते हैं? देखो यहाँ पर आप एक कॉलम क्या बनाओगे? परिणाम का, ये रहा परिणाम, ठीक। दूसरा कॉलम क्या बनाओगे? बारंबारता का, ठीक। पूरा पूरा आपको लिखना होगा। और तीसरा कॉलम बनाओगे प्रतिशत का, क्योंकि प्रतिशत पूछा जा रहा है। इसको ऐसे लाइन खींच दो, यहाँ लिखो 1 2 3 4 5 6, ठीक। 1 कितने बार पूछा जा रहा है? 185 बार। 2 कितने बार? 145 बार आया है। 3 160 बार। 4 140 बार। 5 180 बार। 6 190 बार। देखो प्रश्न को ध्यान से देखना है। देखो PNP वाले भी पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है, ये लोग कुछ भी क्वेश्चन बना के दे देते हैं, बस केवल टॉपिक रिलेट कर देते हैं और बना के कुछ भी दे देते हैं। तो प्रतिशत निकालना है यहाँ पर 185। टोटल कितना? 1000। 185 बटे 1000 इंटू 100 करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 18.5, ठीक। इसी तरह 145 का आएगा 14.5, 160 का आएगा 16, 140 का आएगा 14, 180 का आएगा 18 और 190 का आएगा 19। तो इस तरह ये आपके प्रतिशत निकल है। आपको बस इतना कर देना है और 2 नंबर पूरा पूरा ले लेना है। देखो जितने भी क्वेश्चन है, अगर आप हर चीज़ का कॉन्सेप्ट आसानी से समझ रहे हैं, हर चीज़ का कॉन्सेप्ट दिमाग खोल कर समझ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपकी परीक्षा में आ जाता है तो आप आसानी से कर लोगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखा करो ताकि उसमें जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उम्मीद करता हूँ ये 18 प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी प्रश्न में डाउट हो रहा है तो नीचे कमेंट में बताना ना भूलें, ज़रूर बताइए, उसका उत्तर आपको ज़रूर मिलेगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबा लें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।